Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 18th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. Let's first of all understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो एक डील हुई थी उसको रिसेंटली सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया है. तो हम इस डील को प्रॉपर्ली समझेंगे एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या एक्जैक्टली प्रॉब्लम था और क्यों अमेजॉन के ऊपर कुछ मॉनेटरी फाइन्स लगाए गए हैं, हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट पेगासस जो कि एक स्पाईवेयर है जो कि मोबाइल फोन्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है. तो इसके सारे मैकेनिज्म के बारे में हम समझेंगे और क्या क्या कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको समझने की कोशिश करेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट तमिल थाई. नाउ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ प्रेयर या एंथम बोल सकते हैं जिसको रिसेंटली जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है इसने इसको स्टेट का सॉन्ग बनाया, अपना स्टेट सॉन्ग बनाया है. तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे किसने इसको लिखा है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑल. एंड देन विल टॉक अबाउट कोविड डेल्टा. नाउ कोविड डेल्टा इज अ न्यू डायग्नोस्टिक किट जो कि कोविड को प्रॉपर्ली ढूंढने में हेल्प करता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड है कि नहीं, ढूंढने में हेल्प करता है. और ये इंडिजिनस है यानी कि इंडिया ने इसको खुद से बनाया है. फाइनली विल टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ द ड्रूक. ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है. तो हम इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया है अमेजॉन और फ्यूचर के डील को. Now now you have to understand here that there are two different companies. First of all, first is Amazon and second is Future Group. ठीक है, ये दो कंपनी है. अब जो फ्यूचर ग्रुप कंपनी है इसके अंदर और भी बहुत सारे सब्सिडरीज है. तो ये जो सब्सिडरीज है ना, वो उनमें से एक सब्सिडरी जो है वो है, उसका नाम है फ्यूचर कूपन्स. ठीक है, फ्यूचर कूपन्स. नाउ देखिए, आपको समझना है फ्यूचर कूपन्स जो है एक टाइप का पार्टनर है जो कि फ्यूचर डील नाम की जो कि मतलब फ्यूचर ग्रुप कंपनी का एक पार्टनर है. सो पार्टनर का बेसिक मतलब है कि इस पर्टिकुलर कंपनी यानी कि फ्यूचर कंपनी ने, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 7.5%. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. जो फ्यूचर ग्रुप यानी कि जो बड़ी कंपनी है उसके अंदर 7.5% शेयर जो है वो फ्यूचर कूपन्स ने खरीद रखा है. नाउ देखिए अब क्या होता है, 2019 के अंदर अमेजॉन आती है. ठीक है, अमेजॉन ने फ्यूचर कंपनी जो फ्यूचर कूपन्स था उसके 49% शेयर्स खरीद लिए. ठीक है, नाउ देखिए आपको बस सिंपली समझना है यहाँ पर कि फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप में पहले से ही 7.5% जो शेयर थे उसके खरीद रखे थे. तो यहाँ पर क्या होता है, अमेजॉन नाम की जो कंपनी है, जो अमेजॉन आती है और वो फ्यूचर कूपन्स के अंदर 49% शेयर खरीद लेती है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो 7.5% जो फ्यूचर कूपन्स ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर खरीदा हुआ था उसका आधा यानी कि 3.58% जो है वो ऑटोमेटिकली इसके पास जाएगा, अमेजॉन के पास जाएगा. नाउ दिस इज द केस. आपको यहाँ पर समझना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. देखिए अब अभी रिसेंट अपडेट ये है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रोज कर दिया है जो 2019 में उन्होंने पहले एक अप्रूवल दिया था अमेजॉन को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनी के अंदर, उसको रिसेंटली उन्होंने बंद कर दिया. और जो मेन रीजन दिया है इसको बंद करने का वो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही है कि जिस टाइम अमेजॉन ने ये पर्टिकुलर डील साइन किया था उस टाइम मतलब, और जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेने आई थी उस टाइम उन्होंने सप्रेस किया था, मतलब पूरी तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स उन्होंने उस टाइम दिए ही नहीं थे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि एक्जैक्टली वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेन उनका कंसर्न है, ये सब उन्होंने मेन चीज़ें बताई नहीं थी अमेजॉन ने. इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण अमेजॉन के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डील को फ्रीज कर दिया गया. फर्स्ट चीज़ ये थी कि डील को फ्रीज कर दिया गया. सेकंड चीज़ कि 200 करोड़ का पेनल्टी डाल दिया गया ऑन अमेजॉन बिकॉज ऑफ फेलिंग टू नोटिफाई द डिटेल्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन, कि एक्जैक्टली वो क्या कॉम्बिनेशन करने वाला है, किस पर्टिकुलर कंपनी को किसके साथ मर्ज करने वाला है. इस पर्टिकुलर डिटेल को छुपाने के लिए अमेजॉन के ऊपर यहाँ पर 200 करोड़ का पेनल्टी इंपोज कर दिया गया है. आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कंट्री के अंदर फेयर मार्केट रहे, मतलब जो मार्केट हो रहा है, जो कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहा है, कोई बिजनेस अगर ग्रो करना चाहता है तो वो फेयरली ग्रो कर पाए, इस चीज को इंश्योर करता है. तो कोई भी पर्टिकुलर अगर कंपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करके प्रॉफिट कमाना चाहेगा या फिर आगे बढ़ना चाहेगा तो वहां पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है. और यहां पर इसी चीज को लेकर कि यहां पर अमेजॉन जो था वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर अपने डील को साइन करने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का यहां पर पेनल्टी इंपोज कर दिया. इसके अलावा अमेजॉन के ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी एक और इंपोज किया जहां पर बोला गया कि जो आपका एक्चुअल पर्पस था इस कॉम्बिनेशन को लेकर के, इस कॉम्बिनेशन को करने के लिए वो आपने हमेशा छुपा के रखा है. मतलब एक्चुअली आप जो कर रहे थे वो एक्चुअली आपका एक्चुअल पर्पस था ही नहीं और आपने कभी बताया नहीं कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है. इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी यहाँ पर टोटल 200 का और यहाँ पर 2 करोड़ का यानी कि 202 करोड़ का टोटल फाइन, मॉनेटरी फाइन जो है अमेजॉन के ऊपर इंपोज किया गया है. ठीक है, आई होप देखिए आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ आ गया कि एक्जैक्टली क्या क्या हो रहा है. और देखिए हुआ ये था कि 2019 के अंदर अमेजॉन ने साइन किया था, जैसे हमने देखा $200 मिलियन के अंदर उसने फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी का 49% डील मतलब खरीद लिया था. नाउ ये जो फ्यूचर कूपन्स है
वो फ्यूचर रिटेल नाम की कंपनी के अंदर उसके 7.3% इक्विटी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इशू क्या था, अब क्यों ये एग्जैक्टली इतना प्रॉब्लम चल रहा था। अब अमेजॉन का ये कहना है कि जब उसने फ्यूचर कूपन से ये पर्टिकुलर 49% खरीदा था, तो उसने साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया था कि अगले 10 सालों तक, यानी कि अगले 10 ईयर्स तक ये फ्यूचर कूपन जो है अपनी कंपनी किसी और को नहीं बेच सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि फ्यूचर कूपन्स ने जब साइन किया था अमेजॉन के साथ, तो फ्यूचर कूपन्स ने साथ में एक अग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम 10 साल तक किसी और को अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ क्या होता है 2020 के अंदर, देखिए 2019 के अंदर ये साइन हुआ था, टेक्निकली 2029 तक के लिए ये डील पर्टिकुलर ये जो अग्रीमेंट है ये रहना चाहिए था। नाउ द पॉइंट इज अगस्त 2020 के अंदर जो रिलायंस है, जो रिलायंस यानी कि अंबानी की जो ग्रुप है, रिलायंस एंटर्ड इनटू अ डील विद फ्यूचर ग्रुप, ठीक है। अब वो क्या करता है यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील करता है जहां पर वो उसकी रिटेल एसेट्स को खरीदना चाहता है इन 24,000 करोड़। नाउ द पॉइंट इज कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर इसका है अमेजॉन का 3.58% शेयर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। देखिए यहाँ पर देखा हमने कि फ्यूचर कूपन्स जो था उसके 7.5% जो थे फ्यूचर ग्रुप के अंदर था, तो जब 49% आधा अमेजॉन ने खरीद लिया तो उसका जो आधा यानी कि 3.58% जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पर बात हुई कि जब फ्यूचर ग्रुप ने का 3.58% अमेजॉन के पास है और साथ ही साथ उसने एक अग्रीमेंट साइन किया था अमेजॉन के साथ कि हम अगले 10 साल तक कुछ नहीं बेचेंगे, किसी और को अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब 2020 के अंदर रिलायंस बोलता है कि हमें पूरा फ्यूचर ग्रुप खरीदना है 24,000 करोड़ में, जो उसका रिटेल वाला पार्ट है वो पूरा खरीदना है 24,000 करोड़ में। नाउ यहां पर फ्यूचर ग्रुप जो था वो मान गया था इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए, यानी कि वो रिलायंस को अपना पूरा रिटेल वाला कंपनी बेचने को रेडी हो गया था। यहां पर अमेजॉन आ गया, अमेजॉन ने इस डील को कॉन्टेस्ट कर दिया और उसने बोला कि 2019 के डील में ये प्रॉपर्ली टर्म्स लिखे हुए हैं कि अगले 10 साल तक फ्यूचर ग्रुप जो है अपनी कंपनी किसी और को नहीं बेच सकता है मेरी परमिशन लिए बिना, यानी कि अमेजॉन से बातचीत किए बिना, फिर अमेजॉन से परमिशन लिए बिना वो इस पर्टिकुलर डील को कंप्लीट नहीं कर सकता है। नाउ द पॉइंट इज यहां पर फ्यूचर ग्रुप आता है, फ्यूचर ग्रुप बोलता है कि दिस अग्रीमेंट का जो क्लॉज है ये गलत है। अग्रीमेंट का क्लॉज 10 साल तक तो है, बट अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 3rd ईयर से लेकर 10th ईयर तक अगर हम एक कंपनी किसी को बेचते हैं तो हमें अमेजॉन की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट द पॉइंट इज कि अभी 3rd ईयर आया नहीं है, 2019 में ये डील साइन हुआ था और 2022 के बाद अगर ये कंपनी किसी और को बेची जाती तो आपको अमेजॉन का परमिशन लेना पड़ता। ऐसा फ्यूचर ग्रुप कह रही है। सो बिकॉज अभी सिर्फ 2 ही साल हुए यानी कि 2021 ही हुए हैं, तो एक्चुअली हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ऐसा फ्यूचर ग्रुप का कहना है। आई होप आपको ये सारा का सारा फंडा प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ देखिए 2019 के अंदर जैसा हमने देखा अप्रूवल उसको मिल गया था। अमेजॉन की एक मतलब एक अपनी खुद की कंपनी है एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, उसने एक्चुअली खरीदा है 49% शेयर फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने है जो उस टाइम जो परमिशन दे दिया था उस पर्टिकुलर चीज को मतलब खरीदने के लिए, वो बोल रहा है कि ये जो अमेजॉन है उसने लगातार ब्लॉक कर रखा है रिलायंस का, जो रिलायंस जो खरीदना चाहती है फ्यूचर ग्रुप को। देखिए रिलायंस यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप को खरीदना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आता है अमेजॉन, अमेजॉन ने इस पर्टिकुलर डील को बंद कर रखा है बिकॉज अमेजॉन बोलता है कि हमारे परमिशन के बिना आप ये डील कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर चीज के कारण कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो डील था उसको मतलब फ्रीज कर दिया है और फ्यूचर ग्रुप को परमिशन दिया है कि वो अपने सारे डिसीजन खुद से ले सकता है। इसके अलावा अमेजॉन को 60 डेज का टाइम दिया गया है कि वो उसको 202 करोड़ रुपीज पे करने हैं और साथ ही साथ उसको न्यू कॉम्बिनेशन बताना है। क्या क्या मतलब एग्जैक्टली अब उनके टर्म्स की क्या ट्वीट की है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि अब अमेजॉन अचानक से डील से पीछे हो जाएगा, डील तो उसको करना ही पड़ेगा और डील ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअली जो डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है फ्यूचर ग्रुप के साथ, उसका एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन क्या है, एग्जैक्टली टर्म्स क्या है, उसके लिए 60 डेज दिए गए हैं अमेजॉन को, वो जल्दी से जल्दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको बताना पड़ेगा। अभी तक ऐसा देखा जा रहा था अमेजॉन ने भी सक्सेसफुली अभी तक रिलायंस को खरीदने नहीं दिया था इस पर्टिकुलर चीज को, यानी कि फ्यूचर ग्रुप को खरीदने नहीं दिया था बिकॉज ऑफ दोस 3.58% शेयर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिशन को कम करने की कोशिश की जा रही थी बाई अमेजॉन, तो उसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। नाउ अमेजॉन की बात करें, अमेजॉन बोलता है कि इट नेवर कंसीडर्ड एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपील करेगा इन 202 करोड़ के लिए। लेट्स सी क्या होता है, उसके बारे में हम आगे अपडेट में, अगर कोई अपडेट आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ अमेजॉन बोल रहा है कि अगर आप ऐसे कुछ करोगे, मतलब ऐसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर आप ऐसे मना करोगे तो इट विल गिव अ नेगेटिव सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है इसलिए गया कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कोई दबाव ना आए, प्रेशर ना आए और सारी कंपनीज प्रॉपर्ली अपना काम कर सके। नाउ अमेजॉन यहाँ पर बोल रही है कि अगर आप ऐसा करोगे तो किसी और कंपनी को, मतलब कोई और कंपनी यहां पर आएगी नहीं। बट द पॉइंट इज अमेजॉन ने यहां पर इस चीज को मिसयूज करने की कोशिश किया है, यहां पर इसको पूरी तरीके से साइड बाईपास करके, लॉ को बाईपास करके यहां पर एक दूसरे तरीके से उस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदने की कोशिश किया। ना यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए दो कंपनी जैसा आपको पता है, जो बिगर कंपनी है फ्यूचर ग्रुप है और जो इसके अंदर जो पार्टनर है दैट इज फ्यूचर कंपनी, फ्यूचर कूपन, सॉरी, ठीक है। नाउ देखिए अब अमेजॉन
को अगर कोई कंपनी खरीदनी होती तो आपको नहीं लगता कि अगर वो डायरेक्टली फ्यूचर ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता था या फिर डायरेक्टली वो फ्यूचर ग्रुप को खरीद सकता था, उसने फ्यूचर कूपन से जैसे छोटी सी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया? नाउ आपको समझना है, यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि यहाँ पर इसने अमेजॉन ने अपनी ट्रू पर्पस जो है, ट्रू पर्पस उसको छुपाया था, ठीक है, छुपाया था। कैसे? अमेजॉन एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप को ही खरीदना चाहता था, ठीक है, एक्चुअली अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप को खरीदना चाहता था जिसे अब रिलायंस खरीद रहा है, इसलिए रिलायंस को मना किया जा रहा है। नाउ आपको समझना है, ऑल्दो अमेजॉन खरीदना चाहता था फ्यूचर ग्रुप को, बट ये फ्यूचर कूपन्स को इसने इसलिए खरीदा बिकॉज एफडीआई के जो न्यू रूल्स आए थे 2019 के अंदर, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई थी और अमेजॉन डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था फ्यूचर ग्रुप के अंदर विदाउट द परमिशन फ्रॉम सेबी एंड आरबीआई एंड ऑल डिफरेंट जितने भी मार्केटिंग बॉडीज है, मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज है, उनके परमिशन लिए बिना अमेजॉन डायरेक्टली फ्यूचर ग्रुप्स के अंदर परमिशन डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए अमेजॉन ने दूसरा रास्ता अपनाया। क्या रास्ता अपनाया? देखिए यहां पर अमेजॉन ने दूसरा रास्ता अपनाया कि अमेजॉन ने डायरेक्टली पहले फ्यूचर कूपन के अंदर इन्वेस्ट किया, और फ्यूचर कूपन ने तो ऑलरेडी ऑब्वियसली 7.5% शेयर होल्डर था, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ग्रुप का जो 3.5% शेयर्स है वो ऑटोमेटिकली अमेजॉन के पास आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश की, तो टेक्निकली इसने खुद ही कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो कि बिल्कुल सही नहीं थे, और अभी वो अमेजॉन बोल रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, नाउ एक चीज और है कि जैसा हमने देखा कि इससे पहले अमेजॉन ने क्या किया था, एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन जो कन्वेंशन है उसके तहत जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन बॉडी है उसमें जाकर अमेजॉन ने अपील कर दी थी अगेंस्ट दिस रिलायंस एंड जो फ्यूचर ग्रुप का जो डील हो रहा था उसके अगेंस्ट। तो उसके अंदर उसने ये बताया था वही कि 10 साल तक हमने कहा है कि नहीं करने देंगे, तो सिंगापुर जो कन्वेंशन है उसने प्रॉपर्ली से को चेक किया था और स्टे लगा दिया था रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील पर भी फिलहाल स्टे लगा हुआ है, मतलब वो भी अभी कंपनी एक्विजिशन या मर्जर नहीं कर सकती है। और अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो अपना अमेजॉन है, अमेजॉन के ऊपर भी स्टे लग गया है, मतलब अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो डील था उसको भी अभी रिसेंटली फ्रीज कर दिया गया है, मतलब इसको जब जब तक न्यू टर्म्स नहीं आते हैं 2 महीने का टाइम दिया गया है अमेजॉन को कि 2 महीने के अंदर उसको न्यू टर्म्स देने हैं, और जब वो टर्म्स दे देगा उसके बाद ही फिर से इस डील को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। लेट्स सी कि उसके बाद क्या अपडेट्स आते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर उसको बनाया गया था, जो और सीसीआई जो था 2009 के अंदर आता है। नाउ 2009 से पहले एक दूसरी एक्ट थी जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसे एमआरटीपी एक्ट बोलते थे, इसको बारे में आपने जरूर सुना होगा। नाउ एमआरटीपी एक्ट को राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था, और ये जो था वो आगे पहले कॉम्पिटिशन्स को यानी कि फ्री एंड फेयर मार्केट हो, फ्री एंड फेयर बिजनेस हो, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता था। बट इस चीज़ों को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया, और आपको ध्यान रखना है, इसको रिप्लेस करके एक न्यू बॉडी लाई गई, दैट वाज कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और उसके अंदर एक न्यू बॉडी लाई गई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के तहत वो काम करता है। इसका मेन काम यह है कि कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट को बरकरार रखना है, मतलब दो कंपनी जो है आपस में फ्री एंड फेयर तरीके से अपना आपस में डील कर सके, फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सके, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर, ठीक है। फ्री मार्केट यहाँ पे कभी खत्म ना हो। ना यहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड्स यूज करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इट प्रोएक्टिवली एंगेजेस, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितने भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल की जितने भी कंपनीज है, उन सबके साथ ये प्रॉपर्ली एंगेज करता है, बातचीत करता है, एंड हमेशा टच में रहता है, पता करने की कोशिश करता रहता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, राइट, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अराइज तो नहीं होने वाली है, फिर कोई भी प्रॉब्लम जैसा हो सकता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। सेकंड, ये एक नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा हमने बात की, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन नॉलेज, मतलब वो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और उसके बाद ही ये चीजें कर पाता है प्रॉपर्ली। थर्ड इज कि प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, रिजॉल्व एंड विजडम इन एनफोर्समेंट, ये 4 चीजें हैं जो ये प्रॉपर्ली करता है, यानी प्रोफेशनलिज्म शो करता है, मतलब किसी चीज को भी प्रोफेशनल तरीके से खत्म करता है। ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब अपने सारी की सारी डिटेल्स को टाइम टू टाइम पब्लिक के साथ शेयर करता है अपना। ही इज मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज रेजोल्यूट टू डू समथिंग, रेजोल्यूट का मतलब होता है बहुत ही इच्छा शक्ति उसकी बहुत ही स्ट्रांग है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है। एंड फाइनली विजडम, जैसा हमने बात किया कि नॉलेज बेस्ड ग्रुप है ये, यानी कि जितना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करेगा उतना ज्यादा ही एक्चुअली ये प्रॉब्लम अच्छे से काम कर पाएगा। अगर हम कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की बात करें, जिसके तहत एक्चुअली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, नाम से ये पता चल रहा है कि 2002 के अंदर इसको पास किया गया था, एंड 2007 के अंदर इसको अमेंड किया गया था, ठीक है। ये मॉडर्न कॉम्पिटिटिव लॉस की फिलॉसफी को फॉलो करता है, और देखिए जितने भी वो भी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो, मतलब किसी भी टाइप की कॉम्पिटिशन को रोक सके, उसको ये पूरी तरीके से रोकता है। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज अपने डोमिनेंट पोजीशन का यूज करना चाहती है किसी और पर्टिकुलर कंपनी को खरीदने के लिए या फिर अमालगेमेट करने के लिए,
किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, तो उस चीज़ को ये पूरी तरीके से रोक सकता है। सेकंड इज कि इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर अंदर टोटल 2 बॉडीज बनाई गई थी। पहला था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और सेकंड था कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि जितने भी केसेस वगैरह होंगे उन सबको ये प्रॉपर्ली हेयर करेगा और उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। थर्ड इज कि एक बॉडी थी कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो थी, इस पर्टिकुलर बॉडी को बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है 2017 के अंदर रिसेंटली, जहां पर आपने नाम सुना होगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि एनसीलैट या फिर एनक्लैड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे इसको रिप्लेस कर दिया गया था और यही एक्चुअली वो बॉडी है जो अभी कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर काम करती है। आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक चेयरमैन होता है प्लस 6 इसके ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स है जो हर एक मेंबर जो है डिपार्टमेंट्स को हेड करता है, जैसे जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का इकोनॉमिक डिवीजन होता है, कॉम्बिनेशन डिवीजन होता है, एंटी ट्रस्ट डिवीजन होता है, लीगल डिवीजन होता है एंड फाइनली इन्वेस्टिगेशन डिवीजन होता है, ठीक है। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी ये काम हो पाता है। इसके अलावा मतलब कुछ सब डिविजन्स भी है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडवोकेसी एंड आईटी डिवीजन एंड फाइनली कैपेसिटी बिल्डिंग डिवीजन। ये वो डिवीजन है जो सबके सब एक साथ काम करते हैं, तभी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली काम कर पाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपना खुद का सेक्रेटरी है, डीजी है, सेक्रेटेरिएट है, और डीजी जो है डीजी ऑफिस में रहते हैं, सेक्रेटरी जो है सेक्रेटेरिएट के अंदर रहते हैं। तो आई होप आपको जो कॉम्पोजिशन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट पेगासस। नाउ एज वी नो दिस इज द स्पाईवेयर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इट इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पाईवेयर के तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो आपके फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो डेटा है उसके अंदर ये मतलब जाता है, उसके अंदर काम करता है, वहां पर डैमेज एक्चुअली क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में, हार्डवेयर का मतलब होता है जो आप फोन जिसको आप टच करते हो दैट इज हार्डवेयर, बट अंदर जितने भी एप्स एंड प्रोग्राम चलते हैं दे आर एक्चुअली सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आपको ध्यान रखना है। ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारे फोन या फिर लैपटॉप के अंदर जाकर ये डैमेज कॉज कर सकता है। सेकंड इज इट कैन गेन एक्सेस टू डिवाइसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर्स, यानी कि किसी नॉलेज यूजर्स को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर चीज चल रहा है, मतलब उसके फोन के अंदर इन्फेक्ट हो चुका है, और वो उसके पूरे के पूरे डिवाइस का एक्सेस ले सकता है, उसके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है, और वो किसी को भी वो इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसराइल का एक फॉर्म था एनोसो ग्रुप, जो कि 2010 में बना था, मतलब ये ग्रुप बनी थी 2010 में। माना जाता है कि उसी ने पेगासस नाम की स्पाईवेयर को बनाया है। नाउ पहली बार 2016 में इस स्पाईवेयर के बारे में मालूम चला था, जब उस मालूम चला कि स्पेयर फिशिंग नाम की एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू कोई टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल आपको भेजा जाता है, और अगर आप उसको ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जितना भी डेटा है वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर पर्सन जो जिसने भी इस पर्टिकुलर स्पाईवेयर को आपके फोन में डाला है उसके पास जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2016 में पहली बार ये शो होता है। नाउ आपको ध्यान रखना है कि पेरिस यानी कि फ्रांस बेस्ड मीडिया 2016 के अंदर यही थे वो पहली बार जिन्होंने देखा कि बहुत सारा एक जगह मतलब डेटाबेस है, एक डेटाबेस है जहां पर बहुत सारा लीक डेटाबेस है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ फोन नंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल डेटास वगैरह हैं। तो उन्होंने क्या किया, इट दे शेयर्ड इट विद द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया कि एग्जैक्टली हमें ऐसा चीजें मिली है, एंड दे नेम्ड इट पैगासस, ठीक है। तो एक वहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हुई और इस पर्टिकुलर पैगासस के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई। तो जैसा हमने देखा एनएसओ ग्रुप जो इजराइल की कंपनी है उसने इस पर्टिकुलर चीज को बनाया है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ फोन, किसी भी पर्टिकुलर फोन से कोई भी डेटा वो रिलीज कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, टोटल 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 अपोजिशन लीडर्स, कुछ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मेंबर्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ साइंटिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, ये सब के सब ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं पैगासस से। देखिए एनएसओ जो है 2010 में ये बना था और लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करना जा रहा है, मतलब और मतलब ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्पाईवेयर्स वगैरह ये बनाता जा रहा है। यहाँ तक कि जो पेगासस था उसकी भी जो मतलब जब वो 2016 में जब वो पकड़ा गया था, मतलब पहली बार जो नोटिस हुआ था, उस टाइम जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटीज थी, मतलब जो जो पेगासस कर सकता था, आज के टाइम में वो उससे बहुत ज़्यादा कर सकता है। 2021 के अंदर उसकी जो मतलब एडवांसमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। अभी देखिए पहले क्या होता था, कोई आपके पास या एसएमएस या फिर ईमेल आता था जिसको आप वो क्लिक करते थे, उसके बाद ही आपका डेटा चोरी होना स्टार्ट होता था। अभी के टाइम में एक जीरो क्लिक नाम का अटैक आ गया है पेगासस के अंदर, जिसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके फोन में कोई डेटा या फिर मैसेज या फिर ईमेल आया है, आपने उसको क्लिक नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन तब भी वो ले सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मतलब इन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड चीज है कि अगर एक बार वो आ गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर दे एक्सप्लॉइट द जीरो डे वल्नरेबिलिटी। देखिए जब क्वेश्चन आता है कि वो जीरो क्लिक कैसे काम करेगा, मतलब एग्जैक्टली कैसे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रॉपरली अपडेट होता रहता है फोन्स वगैरह, तो फिर कैसे जीरो क्लिक काम कर सकता है कि हम किसी को टच नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे हमारे फोन का डेटा लेना स्टार्ट कर देगा। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोबाइल फोन का जो मैन्युफैक्चरर है जिसने उसको बनाया है, हो सकता है कि बहुत कुछ फ्लॉज या फिर कुछ बग्स ऐसे हो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसे खुद भी ना पता हो अभी तक, राइट।
तो जब तक उसे पता नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली उसको अपडेट नहीं कर पाएगा, और जब तक उसको अपडेट नहीं करेगा और अगर वो किसी भी हैकर को या फिर किसी भी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को मालूम चल गया, तो वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फ्लॉ का फायदा उठाएगा, इस बग का फायदा उठाएगा और आपके सारे डिटेल्स को लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज होती है फोन की, मतलब जिसके फोन की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमें खुद नहीं पता, जो मैन्युफैक्चरर उसे नहीं पता होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के फिर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। नाउ कौन कौन इससे अफेक्टेड हो रखे हैं, देखिए बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इनके फोन को ट्रैक किया गया था, फिर इनके फोन को स्पाई किया गया था। और ये भी माना गया था कि जो एनएसओ ग्रुप है, यानी कि इजराइल की जो कंपनी है, उसने ये पेगासस सॉफ्टवेयर कुछ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को भेज दी थी। मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि अपने खुद के ही सिटीजन्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर स्पाई करना चाहती है, उनके ऊपर भेज दिया था। और ये उसको बेचकर उसने बेसिकली पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे इंडियन मिनिस्टर, जैसा हमने बात किया, बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ अपोजिशन लीडर्स भी थे जो कि इसका ऑलरेडी प्रॉब्लम में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। 2019 के अंदर व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप ने एक लॉसूट फाइल किया था यूएसए के कोर्ट में। ठीक है, लॉसूट का मतलब है कि केस फाइल किया था यूएसए के कोर्ट में, जहां पर उसने बोला था कि जो इजराइल का एनएसओ ग्रुप है वो इनडायरेक्टली साइबर अटैक करवा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। मतलब किसी यूजर के मोबाइल डिवाइस में जाकर वो व्हाट्सएप के ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि पेगासस कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। नाउ ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू सॉल्व द साइबर सिक्योरिटी इशूज। जितने भी साइबर सिक्योरिटी इशूज है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप लिया गया 2018 के अंदर, जहां पर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जहां पर अवेयरनेस फैलाने की बात की गई थी दिस साइबर क्राइम के अगेंस्ट में। मतलब लोगों को बताया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा होता है तो कैसे डील कर सकते हैं उस चीज से। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनाए गए थे, यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी गई थी ताकि वो इन साइबर अटैक्स को पहले ही रोक सके। इसके अलावा 2017 के अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम की एक बॉडी बनाई गई थी, जिसका मेन काम ये था कि पूरे के पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को या फिर कम्युनिकेशन जो डेटा है जो कि हर दिन कितने ही टेराबाइट्स में जाता है, उन सबको प्रॉपर्ली स्कैन करता है, उसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है जो कि या तो हो सकता है मैलिशियस हो या फिर कुछ स्पाईवेयर से रिलेटेड हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को निकाल के वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करता है और जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करता है। थर्ड इज कि एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया था 2017 के अंदर। अब देखिए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के फोन के अंदर ऐसा कोई स्पाईवेयर आ ही गया, तो उसके बाद क्या करेगा? तो उसके लिए एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, जहां पर उस पर्टिकुलर फोन को या फिर लैपटॉप को पूरी तरीके से वायरस से या फिर मालवेयर से क्लीन किया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर एंटी जो ऐसे ऐप्स वगैरह होते हैं जो कि एक्चुअली उन वायरस को रोक सकते हैं, उन पर्टिकुलर ऐप्स को इंस्टॉल किया जाएगा और उसके थ्रू क्या होगा, पूरे के पूरे फोन को या फिर लैपटॉप को पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है इसी पर्टिकुलर चीज, यानी कि साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए। इसके बाद एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाया गया, जिस पोर्टल पर जाकर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको, मतलब जो भी उसको इश्यूज है उसके बारे में वो डिस्कस कर सकता है और उसके बारे में बता सकता है। एंड फाइनली बहुत सारे एक प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ पर एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाया गया है, जिसे सर्ट इन बोलते हैं। और इसको मेन काम दिया गया है कि वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब चीज़ों से प्रॉपर्ली फाइट कर सके और इनको इन प्रॉब्लम्स को रोक सके। ठीक है, आई होप जो इंटरनेशनल जो भी जितने भी नेशनल स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा वो सारे आपको समझ आ गए। अब कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हम उसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इज कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम की एक बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। ठीक है, उसने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी को और साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बुडापेस्ट कन्वेंशन, आपको ध्यान रखना है बुडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। बुडापेस्ट कन्वेंशन एक्चुअली कंप्यूटर क्राइम या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जो कि सारे के जितने भी नेशनल लॉज जो कि इसके मेंबर्स हैं उन सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। 2004 के अंदर इसको बनाया गया था, बट अभी तक इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's move on to the next topic. It is about तमिल थाई। देखिए, तमिल थाई क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये एक तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग है जिसको रिसेंटली मतलब स्टेट सॉन्ग बनाया गया है। इनको लिखने वाली का नाम है MS पिल्लई। ठीक है, और MS विश्वनाथन ने इनको कंपोज किया था इस पर्टिकुलर सॉन्ग को। और नाउ यहाँ पर इस सॉन्ग, जब भी ये सॉन्ग मतलब प्ले होगा, जब ये बजाया जाएगा, तो हर एक पर्सन एक्सेप्ट द डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, मतलब अगर किसी को कोई फिजिकल इशू है तो, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको छोड़ के बाकी हर एक पर्सन दे विल हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, उनको खड़े होना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू पे रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग व्हिच इज बीइंग प्लेड। अब ये सॉन्ग कहां कहां प्ले हो सकता है? इट इज बीइंग प्लेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पब्लिक फंक्शन, इन हर जगह पर ये प्ले होगा।
नाउ अभी तक जो ऐसा ऐसा माना माना जाता था कि जो तमिलनाडु है उसके अंदर कोई भी अगर गवर्नमेंट के फंक्शंस वगैरह होते थे, स्पेशली ऑफिशियल फंक्शन, वहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, स्टार्टिंग के अंदर ये वाला तमिल थाई सॉन्ग बजाया जाता था और इट एंड्स विद इंडिया का नेशनल एंथम। मतलब एक पर्टिकुलर मीटिंग है तो मीटिंग के पहले तमिल थाई बजाया जाता था और मीटिंग के बाद इंडिया का नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन बजाया जाता था। नाउ ये स्कूल्स में, तमिलनाडु के स्कूल्स में हर दिन मन बजाया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, जो मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच है, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट का जो मदुरई बेंच है, उसने एक रूलिंग दी थी जहां पर उसने बोला कि तमिल थाई जो है वो एक प्रेयर सॉन्ग है और एक एंथम नहीं है, तो यहां पर सबको खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर उसने बोला कि सबको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे तो बैठ के कर सकता है, बिकॉज ये एक प्रेयर है। ठीक है, प्रेयर मतलब भगवान को हम प्रे कर रहे हैं। नाउ इस चीज को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था कि इसको नेशनल सॉन्ग बना दिया, यानी कि इसको अब यहाँ पर नेशनल एंथम बना दिया, मतलब स्टेट का एंथम बना दिया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर द सॉन्ग शुड कंपल्सरीली बी संग एट द बिगिनिंग ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर कुछ न्यू स्टेप्स लिए गए हैं जहाँ पर बोला गया है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो होता है, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई पब्लिक सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, इन सब में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी अगर होगी, वहां पर उस पर्टिकुलर इवेंट से जस्ट पहले तमिल थाई को बजाना आपके लिए कंपलसरी हो गया है। ठीक है, पहले कंपलसरी नहीं था, अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसको जब ये गाया जाता है तो उसको मुल्ला पानी राग में गाया जाता है, मतलब मुल्ला पानी राग है जिसके अंदर उसको 55 सेकंड्स के अंदर, 55 सेकंड्स के अंदर गाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा, जो हमारा जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम है, उसको गाने में टोटल 52 सेकंड्स लगते हैं, तो टेक्निकली हमें 52 सेकंड से 3 सेकंड ज़्यादा लेता है, यानी कि 55 सेकंड्स में ये पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट होती है। इसके अलावा जब भी कोई पब्लिक फंक्शन वगैरह होगा और जब भी ये सॉन्ग प्ले किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले नहीं किया जाएगा या फिर इसके रिकॉर्डिंग्स प्ले नहीं की जाएगी, ऐसा तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला है। और जो ट्रेन सिंगर्स है सिर्फ वही उसको गाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गया कि कैसे इसको गाया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कोविड डेल्टा। नाउ कोविड डेल्टा एक टाइप का डायग्नोस्टिक किट है जो आप देख सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोविड डेल्टा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है बिकॉज ये एक ऐसा किट है जो कि किसी भी टाइप के कोविड-19 के वेरिएंट्स को फाइंड आउट कर सकता है, मतलब किसी भी टाइप के जो पहले थे, यानी कि जो सार्स कोविड 2 का जो ओरिजिनल वेरिएंट था, इसके अलावा कोई डेल्टा वेरिएंट है या फिर कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएंट को ये सिंगल किट मतलब पहली बात तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मालूम कर सकता है, प्लस किस पर्टिकुलर वेरिएंट से मतलब पर्सन इन्फेक्टेड है ये भी मालूम कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ये आईसीएमआर ने रिसेंटली अप्रूव किया है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली अप्रूव किया है, और ये पहला ऐसा किट बन गया है जो हर एक वेरिएंट को एक ही बार में फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल है, यानी कि एक ही बार में वो हर एक वेरिएंट के बारे में चेक कर सकता है और जो भी डेटा होगा उसको ये शेयर कर सकता है। ये इंडिजिनसली यानी कि इंडिया ने खुद बनाया है, जीन पाथ डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी है, उसने रिसेंटली इंडिया के अंदर बनाया है। नाउ दिस इज मेड इन इंडिया। ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको रिसेंटली अप्रूव कर दिया है विद 100% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब काफी इसको ध्यान में रखकर इसको अप्रूव किया गया है। ना उसका की फीचर ये है कि ये डिफरेंशिएट कर सकता है जितने भी डिफरेंट वेरिएंट्स है कोविड-19 के, सबको डिफरेंशिएट कर सकता है, यानी कि अगर डेल्टा वेरिएंट होगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा, ओमिक्रॉन के अंदर भी डिफरेंट म्यूटेशंस हो रखी हैं, जैसे BA.1 है, BA.2 है, BA.3 है, इन सबको ये प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, ओमिक्रॉन के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी जो म्यूटेशंस है वो हो रखे हैं, तो जो BA.2 है वो उसके अंदर एक खास बात यह है कि उसके अंदर स्पाइक जीन नहीं है, मतलब उसके अंदर एस जीन नहीं है। जैसे आपको याद होगा हमने पहले भी बात की थी, किसी पर्टिकुलर कोविड मतलब वेरिएंट को अगर पता करना है तो एस जीन ड्रॉप आउट नाम का जो एक वो है अप्रोच है, देखिए एस जीन टारगेट फेलियर अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है, एक एस जीन होता है, हम उसे टारगेट करते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो जब वो एस जीन मिल जाता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड है। बट द पॉइंट इज ओमिक्रॉन के अंदर वो एस जीन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओमिक्रॉन के अंदर भी BA.2 है, सिर्फ उसके अंदर एस जीन नहीं है। BA.1 एंड BA.3 के अंदर भी मतलब एस जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि 70% से ज़्यादा जो अभी ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब एरिया से जो आए हैं, वो मैक्सिमम जो है BA.2 से हैं। तो जैसा हमने देखा BA.2 वो है जिसके अंदर एस जीन नहीं है, यानी कि उसको मतलब फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, मतलब उसके लिए पूरा का पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग करने की जरूरत थी, तो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं सिंपली हम इस पर्टिकुलर किट के साथ, ठीक है, कोविड डेल्टा के किट के साथ कर सकते हैं, बिकॉज ये कैपेबल है इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए। अब जो कंपनी है जीन पाथ, जो कंपनी जिसने इसको बनाया है, अब देखिए वो एस जीन को ढूंढता ही नहीं है। पहली बात तो आपको याद रखना है, जो एस जीन जो ओमिक्रॉन के अंदर ढूंढा जाता है, फिर किसी और कोविड के अंदर ढूंढा जाता है, तब मालूम चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कोविड से अफेक्टेड है कि नहीं। अब ये जो जीन पाथ है इन्होंने जो अभी बनाया है कोविड डेल्टा, वो एस जीन को नहीं ढूंढता है, वो L52R म्यूटेशन को ढूंढता है। नाउ ये वो म्यूटेशन है जो रिसेंटली ओमिक्रॉन ने अपने अंदर किया है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कोविड वायरस। ठीक है, उससे जो म्यूटेशन किया है इसका नाम है L52R, और इसी पर्टिकुलर म्यूटेशन का जो जीन है
इसको जीन पाथ का जो ये कोविड डेल्टा है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। जो कि देखिए डेल्टा लीनेज के अंदर तो प्रेजेंट है, बट ओमिक्रॉन के कुछ सब लीनेजेस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको ढूंढने की कोशिश करता है। जब देखिए अगर वो मिल गया, अगर तो ये पर्टिकुलर म्यूटेशन मिल गया, इसका मतलब है कि वो डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड है। अगर वो ये पर्टिकुलर म्यूटेशन नहीं मिला, इसका मतलब है ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो किस पर्टिकुलर वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा किट ऑल्सो कंटेन्स एडिशनल मल्टीपल इंडिपेंडेंट कोविड-19 टारगेट्स। आपको ध्यान रखना है एक ही पर्टिकुलर किट के अंदर यहाँ पर अलग अलग टारगेट्स डाले गए हैं, मतलब एक डेल्टा वेरिएंट का, एक ओमिक्रॉन का भी, 1 2 3 इन सब चीज़ों को डाला गया है ताकि एक बार में ही, मतलब आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। सेम ही टेस्टिंग, मतलब एक ही टेस्टिंग में आपको हर टाइप की म्यूटेशंस, हर टाइप का वेरिएंट के बारे में मालूम चल जाएगा कि कौन सा म्यूटेशन है। Now the next topic that we have to discuss about is order of the Druk. Let's understand this. आपको ध्यान रखना है भूटान ने, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट ये है, न्यूज़ ये है कि भूटान ने रिसेंटली उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, रिसेंटली कंफर्म किया, मतलब अभी बोला है कि उनको दिया जाएगा, अभी कुछ दिनों में उनको दिया जाएगा। नाउ आपको ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ द ड्रूक जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ठीक है। नाउ इट इज द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ द किंगडम ऑफ भूटान, ठीक है, जो कि सिविलियन सेक्टर में, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिविलियन फील्ड में हाईएस्ट ऑनर है, जो कि ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम ऑफ सर्विस देते हैं या फिर टू द पीपल ऑफ किंगडम ऑफ भूटान, ठीक है। मतलब भूटान का जो पीपल है या फिर भूटान का जो एज कंट्री है उनकी हेल्प करने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर पूरी सर्विस देता है, लाइफ टाइम सर्विस देता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक नाम का अवार्ड दिया जाता है। 2008 में जो उस टाइम के किंग थे भूटान के, वांगचुक, मतलब जो राजा थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर अवार्ड को स्टार्ट किया था और ऐसे लोगों को दिया जाता था जो कि लाइफ टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको ध्यान रखना है 2014 में जब पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब पहली बार पीएम बने थे, उनका जो फर्स्ट वो था टर्म था, उस टाइम जो पहली कंट्री थी जहां पर उन्होंने जाकर विजिट की थी दैट वाज एक्चुअली भूटान, ठीक है। सो ये इट शोज कि वो भूटान के साथ कितना अच्छे रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं और कितने अच्छे से उसको मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज जो पहली कंट्री थी पीएम बनने के बाद वो सबसे पहले वो भूटान जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, आप देख सकते हैं इसी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक कहा जाता है। इसे ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन बोला जाता है बिकॉज ऑफ द टू ड्रैगन, मतलब ड्रैगन इज ऑब्वियसली भूटान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस में भी ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, दिस इज द अवार्ड जो कि आगे दिया जाता है ना। अब समझते हैं कि क्यों दिया गया है, क्या एग्जैक्टली मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो हम इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली भूटान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, ठीक है, मुझे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि भूटान की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए टोटल 4 स्टेट्स ऐसे, देखिए दिस इज भूटान, टोटल 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल, ये 4 स्टेट्स है जिसको भूटान डायरेक्टली टच करता है, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा भूटान और इंडिया दोनों ही हिमालयाज को कवर करते हैं, जहां पर भूटान एक बफर की तरह काम करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर चाइना है और यहाँ पर इंडिया है, तो भूटान एक बफर की तरह काम करता है यहाँ पर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भूटान का जो स्पेशली जो वेस्टर्न साइड का जो बॉर्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये इंडिया का जो चाइना के साथ जो मेन प्रॉब्लम्स है वहाँ पर भूटान के वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास बहुत है, ठीक है। आपको ध्यान होगा यही वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो यही वो इशूज़ थे, यही वो वेस्टर्न फ्रंट है भूटान का जहाँ पर हमें सिक्योरिटी इशूज़ और ज़्यादा इंक्रीज करने होंगे। नाउ भूटान प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडियन कमोडिटीज, ये मार्केट की तरह भी काम करता है और एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा भूटान इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रिच हाइड्रो पावर, ठीक है, वहाँ पर हाइड्रो पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पानी काफ़ी है, तो उस चीज़ को यूज़ करके इंडिया एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रूप में भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकता है भूटान को। इसके अलावा अगर भूटान पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया एज कम्पेयर टू, अगर वो पॉलिटिकली इनस्टेबल रहेगा तो दैट कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन रिलेशनशिप टू इवन टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इंडिया और भूटान का रिलेशन अच्छा रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रेड को अगर हम ध्यान में रखें, ट्रेड के बारे में समझे तो ध्यान रखना है आपको देखिए 1972 में क्या हुआ था, इंडिया और भूटान के बीच में ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट हुआ था, जो कि रिसेंटली 2016 के अंदर बाद मतलब 5 साल पहले अराउंड इसको रिन्यू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1972 में जो एक पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत ही अभी तक इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, जिसके अंदर फ्री ट्रेड रेजिम की बात की गई थी और साथ में ड्यूटी फ्री ट्रेड के बारे में बात की गई थी कि अगर भूटान किसी और कंट्री में भी कोई सामान भेजना चाहता है तो वो इंडिया के थ्रू भेज सकता है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा इंडिया जो है भूटान के लिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब भूटान जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करता है वो इंडिया के साथ ही करता है, ठीक है। अगर देखा जाए 2018 के अंदर, मतलब जो 2 साल पहले का जो डेटा प्रेजेंट है उसके अनुसार अराउंड 4000 करोड़ से ज़्यादा का जो ट्रेड है वो इंडिया और भूटान के बीच में हो रखा है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें जो इंडिया भूटान को देता है फ्रॉम इंडिया टू भूटान, तो बहुत सारे मिनरल्स है जो इंडिया भेजता है, मशीनरी भेजता है, बहुत सारे मैकेनिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, ये सब भेजता है। और क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं भूटान से, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जैसा हमने बात की, हाइड्रो पावर में बहुत स्ट्रांग है भूटान,
तो इलेक्ट्रिसिटी, फेरोसिलिकॉन नाम का एक पर्टिकुलर मिनरल है उसको हम करते हैं, और इसके अलावा पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम भूटान से डायरेक्टली खरीदते हैं। अगर हम इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब से 1961 में भूटान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ है, तब से इंडिया जो है भूटान का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डेवलपिंग पार्टनर्स है। और माना जाता है कि अब तक इंडिया जो है मोर देन 4500 करोड़ ऑलरेडी भूटान को सिर्फ 12 5 ईयर प्लान में, जो रिसेंट 5 ईयर प्लान है इनका, उसके अंदर ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि भूटान में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है इंडिया, स्पेशली इकोनॉमिकली। अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, देयर इज अ सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब सेक्रेटरी लेवल मीटिंग्स होती रहती है जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर किया जाता है, और कोई भी अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है इंडिया भूटान के बीच में, उसको सॉल्व आउट करने के लिए तो दोनों कंट्री के जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में आते हैं और मीटिंग करते हैं। इसके अलावा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होती है, जहां पर दोनों ही कंट्री के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो इंडिया का और भूटान का, वो दोनों आपस में आके कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं अगेन फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर सिक्योरिटी इशूज है, उन सब चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, यू कैन रिवाइज देम इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन। यहाँ पर आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इस आंसर्स को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके आंसर आप दे सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैचुरी बॉडी अंडर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, दैट इज एमआरटीपी एक्ट के अंदर ये एक स्टैचुरी बॉडी है। सेकंड इज जीरो क्लिक अटैक डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरेक्शन फ्रॉम द फोन्स ओनर in order to succeed. Third is India signed the Budapest Convention on cybercrime in 2006. Fourth is Tamil Thai needs to be completed in 52 seconds, same as India's national anthem. And the final question is कि Order of the Druk जो है, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं ना। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बाय 1972 शिमला एग्रीमेंट। यस, ये बिल्कुल सही है, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसके तहत दो चीज़ें साइन हुई थी। फर्स्ट ये था कि बांग्लादेश को प्रॉपर रिकॉग्निशन देगा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान मान लिया कि बांग्लादेश एक न्यू कंट्री है, और साथ में जो 90,000 जो सोल्जर्स जिसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान के सोल्जर्स को, उनको इंडिया ने वापस कर दिया था। तो ये दो चीज़ें हुई थी 1972 के जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ याद होगा जो हमने कल डिस्कस किया था। सेकंड इज कि ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूजेस मच लेस वाटर एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि खेत के चारों तरफ बंद बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बंद बनाए जाते हैं मतलब पानी वहाँ से सीप आउट नहीं कर सकता है, तो जितना पानी अंदर रहता है वो अंदर ही रहता है, इसलिए कम पानी की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स। थर्ड इज कि फार्मर्स हैव टू वेट फॉर 3 years बिफोर दे एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग हाई यील्ड्स। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। हमें याद होगा कल हमने बात की थी कि फर्स्ट ईयर से ही वो हाई यील्ड्स लेना शुरू कर देते हैं, उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ इज ओमिक्रॉन इज अफेक्टिंग ब्रोंकस मोर देन द लंग्स। जी हाँ, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि ब्रोंकस को अराउंड 70 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू लंग्स को सिर्फ 10 टाइम ही अफेक्ट कर पाता है, लेकिन ब्रोंकस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। जी हाँ, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि इंडिया ने रिसेंटली, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज कि न्यूट्रिशनल गार्डन्स हैज बीन रोल्ड आउट बाय कृषि विज्ञान केंद्र। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। कृषि विज्ञान केंद्र नाम की जो बॉडी है वो जो न्यूट्रिशनल गार्डन्स है उन सबको चला रही है, इन सबको प्रॉपर्ली मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो आसपास की फैमिलीज हैं प्लस जो स्कूल के बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना मिल सके, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल सके। एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि टू चेंज द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स, मैरिज एक्ट 1955 विल हैव टू बी अमेंडेड। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। हम जैसा हमें पता है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको पर्टिकुलर चीज़ को चेंज 2006 का, उससे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर मैरिज एक्ट 1955 को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ऑल द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे आर क्लियर टू यू। If you liked the video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.